Hello students, today we are discussing about the important topic of mental health nursing, which is principle of mental health nursing or psychiatric nursing. So let's we start with this topic. These principles are based on the concept that each individual has an intrinsic worth and dignity and has potentials to grow. तो ये जो प्रिंसिपल हैं इनका कहना है या ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड हैं कि जो इंडिविजुअल है यानी कि जो एक पर्सन है उसके अंदर क्या है, उसकी सेल्फ वर्थ है यानी कि उसकी खुद की ताकत है और उसकी अपनी एक डिग्निटी है, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। अपनी एक डिग्निटी है और खुद की पोटेंशियल्स हैं, क्षमताएं हैं जिनके थ्रू वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनके बारे में हम आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। टोटल हमारे पास 12 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम एक एक करके डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा, द पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज, यानी कि हमें क्या करना है, पेशेंट जैसा है हमें उसको उसी सिचुएशन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट आता है बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन पनेटिव, यानी कि आपको क्या करना है, पेशेंट को किसी भी चीज़ को लेके आप जज नहीं करेंगे, ना ही उसके उस बिहेवियर के लिए उसको पनिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि जो पेशेंट है वो मेंटली इल है, यानी कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है या जो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, या फिर वो बिहेवियर वो खुद की वजह से नहीं कर रहा है, वो किस वजह से हो रहे हैं, उसके मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को उस चीज़ को लेके जज नहीं करना है, चाहे उसके हाइजीन से रिलेटेड हो या बिहेवियर से रिलेटेड हो, और ना ही हमें पेशेंट को पनिश करना है। नेक्स्ट आता है बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन दी पेशेंट, यानी कि आपको जो पेशेंट की बातें हैं उनको ध्यान से सुनना होगा और पेशेंट में अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। नेक्स्ट आता है रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग्स विच पेशेंट में एक्सप्रेस, आपको उन फीलिंग्स उन इमोशंस को समझना पड़ेगा और जो चीज़ें हमें पेशेंट एक्सप्रेस कर रहा है उनको आप रिफ्लेक्ट भी करोगे। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आप एक तरह से ध्यान देना या किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालना। ठीक है, तो यानी कि उन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व भी करना है। नेक्स्ट आता है टॉकिंग विद अ पर्पस, यानी कि बिना किसी पर्पस के, बिना किसी उद्देश्य के आप पेशेंट से बात नहीं करेंगे। जब आपको कोई काम है या आपको पेशेंट को मेडिसिन देनी है तभी आपको पेशेंट से बात करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेसिवली पेशेंट से बात करोगे तो उसकी एंजाइटी को इंक्रीज कर सकता है, उसको इरिटेट कर सकता है। नेक्स्ट आता है लिसनिंग। देर आर टू वर्ड्स, दैट इज हियरिंग एंड लिसनिंग। दोनों का अर्थ सुनना ही होता है, बट हियरिंग का मतलब होता है नॉर्मल सुनना। आपने कोई बात सुनी, ठीक है, सुन ली आपने, आपको उस चीज़ से कोई इतना मतलब नहीं है, आपकी काम की है तो आपने रख ली, अदरवाइज आपने जाने दिया। बट हाँ, लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान से सुनना। आपको पेशेंट की हर एक बात क्या करनी है, ध्यान से सुननी है और ध्यान से पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट आता है परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग्स, यानी कि जो फीलिंग्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उसको एक्सप्रेस करनी है, उन फीलिंग्स को आपको पेशेंट को एक्सप्रेस करने देना है। ठीक है, जैसे पेशेंट है वो आपके साथ कोई इंसिडेंट शेयर कर रहा है और पेशेंट तब रोने लग जाए, तो आप पेशेंट को ये नहीं कहोगे कि रोना नहीं है, वो रो रहा है तो आपको उसको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने देना है। नेक्स्ट आता है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेपेटिक टूल। आपको क्या करना है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है खुद को समझना। तो जो आपको खुद को समझने की क्षमता है उसको एक थेरेपेटिक टूल के, एक थेरेपी के थ्रू तरह आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो इसके अंदर आता है साइकेट्रिक नर्स शुड हैव अ रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट एंड शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज वंस ओन फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सेज। तो साइकेट्रिक नर्स का क्या होना चाहिए, एक रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि उसको अपनी रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए और वो एबल होनी चाहिए अपनी फीलिंग्स, अपने एटीट्यूड्स और अपने रिस्पॉन्सेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए वो किस सिचुएशन में क्या फील करती है, क्या उसका एटीट्यूड होता है और किस तरह से वो सिचुएशंस के लिए रिस्पॉन्स करती है। नेक्स्ट आता है
दिस विल हेल्प हर टू सी द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस इन अदर पीपल टू। यानी कि जब तक हमें अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का नहीं पता होगा तब तक हम किसी दूसरे पर्सन की भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नहीं जान सकते। तो इसलिए हमें खुद को पहले समझना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, किसी दूसरे पर्सन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी इज यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी कि आप पेशेंट के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हो, चाहे वो कोई मेडिसिन देना हो या कोई डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यूटी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? दिस मीन्स दैट देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ, वार्ड रूटीन एंड इन डिफाइनिंग द लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स। तो आपको क्या करना है, चाहे वो किसी स्टाफ का एटीट्यूड है पेशेंट के लिए, वो जैसा फर्स्ट डे था वैसे ही वो लास्ट डे तक रिमेन रहना चाहिए। जो वार्ड का रूटीन है, आप रूटीन चेंज नहीं करोगे कि आज आप पेशेंट को 10 बजे मेडिसिन दे रहे थे, कल आपने क्या किया, उसको 12 बजे मेडिसिन दी। तो वही जो सेम आपने रूटीन रखा है वही रूटीन आपको फॉलो करना है। और आपको क्या करना है कि जो पेशेंट की लिमिटेशंस हैं उनको देखकर ही सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, उनको भी आप ऐसे बार बार चेंज नहीं करोगे कि आज आप पेशेंट को बोल रहे हो आप यहाँ पे बैठो, कल आप उसे कहीं और बिठा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट इरिटेट होगा। और जब आप किसी चीज़ में कॉन्टिन्यूटी रखोगे तो पेशेंट का भी फेथ आपके ऊपर बना रहेगा। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज़ फोर्थ प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ सबटल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। नेक्स्ट इज आवर फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ सबटल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। यानी कि रीअश्योरेंस का मतलब है कि जो श्योरिटी उसको पहले अपनी हेल्थ को लेके थी वही श्योरिटी आप क्या कर रहे हो, उसको दोबारा से दे रहे हो। बट दोबारा से देने का मतलब ये है कि आप उसको झूठ नहीं बोलोगे कि आप एकदम से ठीक हो जाओगे या बस आप 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाओगे। जो रियलिटी आपको पता है उसकी हेल्थ को लेके, वही रियलिटी आपको क्या करनी है, पेशेंट को देनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है रीअश्योरेंस इज बिल्डिंग पेशेंट्स कॉन्फिडेंस। यानी कि जब आप क्या करोगे, पेशेंट को रीअश्योरेंस दोगे, उसको थोड़ी श्योरिटी दोगे कि नहीं आप मेडिसिन लेते रहें, आप ठीक हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा ताकि उसकी जो जीने की एक इच्छा है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है द नर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिचुएशन एज टू हाउ इट अपीयर्स टू द पेशेंट। नर्स को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा सिचुएशन को कि वो पेशेंट के लिए कैसे दिख रही है, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, रीअश्योरेंस दे पाओगे। फिफ्थ प्रिंसिपल आता है पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज्ड थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। दैट मीन्स कि जो पेशेंट का बिहेवियर है, चाहे वो डिजीज़ के लिए हो या किसी पर्सन के लिए हो, वो उसके इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू चेंज होगा। अगर आप उसको किसी चीज़ का कॉज बताते रहो कि नहीं अगर आप ये मेडिसिन लोगे आपको ये फ़ायदा होगा, तो उस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो इसके अंदर है मेजर फोकस इन साइकेट्री इज़ ऑन फीलिंग्स एंड नॉट ऑन द इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट। यानी कि जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो पेशेंट की फीलिंग्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपको उसकी सोच समझ के ऊपर वो चीज़ लेके जानी। एडवाइजिंग और रैशनलाइजिंग विद पेशेंट इज़ नॉट इफेक्टिव इन चेंजिंग बिहेवियर। यानी कि अगर आप उसको कोई चीज़ एडवाइस करते रहोगे, उस चीज़ का रैशनल बताते रहोगे कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, तो वो पेशेंट के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ही इज़ अ मेंटली इल पेशेंट। ठीक है, उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप उसको बार बार बताते रहो कि नहीं इस चीज़ का ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, तो उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करती। ठीक, जब तक वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करता है। देन आता है रोल प्ले एंड सोशो ड्रामा आर अ फ्यू एवेन्यूज ऑफ प्रोवाइडिंग करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो आप पेशेंट का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, किसके थ्रू कर सकते हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए उसको रोल प्ले करके दिखा रहे हो या कोई सोशल ड्रामा दिखा रहे हो, वो क्या कर सकता है, उसके इमोशनल एक्सपीरियंस को करेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ प्रिंसिपल, दैट इज़ अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट्स एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। यानी कि आपको बिना किसी नीड के या बिना किसी रीज़न के पेशेंट की एंजाइटी को इंक्रीज नहीं करना है। तो इसमें फर्स्ट है शोइंग नर्सेज ओन एनजाइटी। यानी कि आप कैसे पेशेंट की एनजाइटी को बढ़ा सकते हो। नर्स क्या कर रही है, अपनी खुद की एनजाइटी भी पेशेंट को शो कर रही है कि भाई पेशेंट खुद पहले ही परेशान है,
आप फिर भी उसको ऊपर गुस्सा कर रहे हो, एंगर दिखा रहे हो या उसको इरिटेट कर रहे हो, खुद की इरिटेशंस उसको दिखा रहे हो, तो वो हमें नहीं करना है। नेक्स्ट आता है शोइंग अटेंशन टू द पेशेंट डेफिशिट्स, यानी कि जिन कमियों के कारण पेशेंट क्या है हॉस्पिटल के अंदर है या जो उसकी कमियां हैं, जैसे पेशेंट पैरालाइज्ड है, हैंडीकैप्ड है या फिर उसका पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं है, आप बार बार क्या कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों पर अपना अटेंशन दिया जा रहा है जो कि पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है। नेक्स्ट आता है प्लेसिंग डिमांड्स ऑन पेशेंट विच ही ऑब्वियसली कांट मीट, आप पेशेंट से ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हो जिनको वो नहीं कर सकता। अब अगर आप एक एम्पुटेटेड पेशेंट को कहो कि नहीं आप मुझे चल के दिखाओ या आप मुझे लिख के दिखाओ, तो उसको ऑकवर्ड फील कराएगा ना, तो वही चीज़ क्या आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है पासिंग शार्प कमेंट्स ऑन शोइंग इनडिफरेंस, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर कमेंट्स पास कर रहे हो या उसको आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि नहीं वो किसी और से डिफरेंट नहीं है, भाई उसके साथ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वो पेशेंट मेंटली इल है, आपको उसको थोड़ा प्यार से डील करना होगा, ठीक है, आप उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, तो वो चीज़ भी क्या करेगी, पेशेंट की एंजाइटी को इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें है ऑब्जेक्टिविटी इज एन एबिलिटी टू इवेलुएट एग्जैक्टली what the patient wants to say and not mix up one's own feelings, opinions और judgment. ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो पेशेंट को कि रियलिटी में वो चाहता क्या है, ठीक है, क्या उसकी डिमांड्स हैं, क्या उसकी नीड्स हैं, और आप उसमें खुद की फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस, अपनी जजमेंट को मिक्सअप नहीं करोगे, आपको सिर्फ पेशेंट को ही ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, दैट इज फोर्थ प्रिंसिपल, मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी कि आपको एक रियल नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। तो इसके अंदर है टू मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप द नर्स शुड हैव अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड शुड बी एबल टू एम्फेसाइज एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द पेशेंट एंड द मीनिंग ऑफ बिहेवियर। इसमें आपको क्या करना होगा कि जो नर्स है वो क्या करेगी, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप तभी बना सकती है जब उसका खुद का एक रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, यानी कि उसको अपनी लिमिटेशंस, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता हो, और वो तभी क्या कर पाएगी, पेशेंट की फीलिंग्स को असेस कर पाएगी और उसके बिहेवियर को भी जान पाएगी कि पेशेंट ये चीज़ें क्यों कर रहा है। नेक्स्ट आता है 9th प्रिंसिपल, अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल, यानी कि आपको पेशेंट को अगर कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हो, आपको उसको मेडिसिन देनी है, तो आप उसको फोर्सफुली नहीं दोगे जब तक पेशेंट एग्री ना करे, तो आपको फिजिकल एज वेल एज वर्बल फोर्स नहीं करना है पेशेंट को। ऑल मेथड्स ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड, आप किसी भी तरह से पेशेंट को पनिश नहीं कर सकते। इफ द नर्स इज एन एक्सपर्ट इन प्रेडिक्टिंग पेशेंट्स बिहेवियर शी कैन मोस्टली प्रिवेंट एन कॉन्सेप्ट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर, अगर नर्स को इतना एक्सपर्ट है नर्स कि वो प्रिडिक्ट कर सकती है कि पेशेंट ये चीज़ें जानबूझ के कर रहा है, रियलिटी में कर रहा है, तो वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को ईजीली समझ पाएगी। नेक्स्ट आता है नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज अ पर्सन एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम, दैट इज 10th प्रिंसिपल, कि जो नर्सिंग केयर है वो पेशेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एनालाइज एंड स्टडी ऑफ सिम्टम इज नेसेसरी टू रिवील देयर मीनिंग एंड देयर सिग्निफिकेंस टू दी पेशेंट, तो जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो सिम्टम्स में, उसको स्टडी कर रहे हो, वो सिर्फ किस लिए ज़रूरी है, ताकि आप क्या कर सकें, जो भी उनका रियल मीनिंग है आप उसको रिवील कर सकें, सामने ला सकें, या फिर उसकी सिग्निफिकेंस देख सकें कि पेशेंट के लिए वो क्यों ज़रूरी है उन साइन एंड सिम्टम्स को स्टडी करना, ठीक। तो टू पेशेंट्स शोइंग द सेम सिम्टम्स मे बी एक्सपीरियंसेस टू डिफरेंट नीड्स, यानी कि अगर दो लोग हैं और वो सेम सिम्टम्स शो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी नीड है वो एक जैसी होंगे, ठीक है, उनकी नीड्स क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब अगर किसी को फीवर होता है तो हर कोई पर्सन तो एक जैसी नीड नहीं शो करता ना, किसी को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड इन्वायरमेंट चाहिए या कोई बहुत ज़्यादा उस चीज़ को
हार्टली ले लेता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ बहुत कॉमन होती है। तो हर एक पर्सन की जो नीड्स हैं वो क्या रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। तो वही चीज़ है कि जो हमारा ध्यान है या जो हमारी केयर है वो पेशेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट आता है 11th प्रिंसिपल। ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड अदर रूटीन्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी कि कोई भी अगर प्रोसीजर है या डेली रूटीन है वो आप पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, पेशेंट एज वेल एज फैमिली मेम्बर जिस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर सके। अगर आप सारी चीज़ें अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में ही बोलोगे तो ना तो पेशेंट को अंडरस्टैंड होगी, ना ही उसके फैमिली मेम्बर्स को। द एक्सटेंट ऑफ explanation that can be given to a patient depends on his span of attention। यानी कि जो भी आप explanation दे रहे हो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो कितनी देर तक आपकी चीज़ सुन रहा है। ठीक है, आप जो चीज़ें बता रहे हो वो कितनी देर तक सुन पा रहा है और कब तक वो आपको अटेंशन दे रहा है। The psychiatric patients are not having any contact with reality or have no ability to understand। तो पेशेंट्स जो होते हैं साइकेट्रिक पेशेंट, उनमें ना तो कोई रियलिटी के साथ उनका कांटेक्ट होता है और ना ही उनकी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। तो आपको जो भी ट्रीटमेंट है या जो भी साइन एंड सिम्टम है या सिवियरिटी है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट लेवल ही उनको समझानी पड़ेगी। उसी लैंग्वेज या उसी तरीके से आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे ईजी से ईजी वे में, ताकि पेशेंट उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। लास्ट आपका प्रिंसिपल आता है 12th प्रिंसिपल। मैनी प्रोसीजर्स आर मॉडिफाइड बट बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन अनऑल्टर्ड। यानी कि बहुत सारे प्रोसीजर्स क्या है हमारी नर्सिंग में डे बाय डे मॉडिफाई होते रहते हैं, बट जो उनका बेसिक प्रिंसिपल है उनके पीछे का जो रीज़न है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। अगर मैं आपको हैंड वॉशिंग का एग्जांपल दूं तो कुछ लोग हैंड वॉशिंग का जो प्रोसीजर है वो कुछ लोग सोप से करते हैं, कुछ लोग आपका सॉल्यूशन से करते हैं, कुछ लोग डेटॉल से करते हैं। तो हर किसी का हैंड वॉशिंग में जो प्रोडक्ट यूज़ करने का तरीका है वो अलग अलग है, हैंड वॉशिंग करने का भी तरीका अलग अलग है। बट जो उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, जर्म्स को किल करना, हैंड्स को क्लीन करना, तो वो तो सेम है ना। वो चाहे आप सोप से करें या आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से करें, दोनों का पर्पस सेम रहेगा। तो वैसे ही इसमें क्या है, मैनी मेथड्स आर अडेप्टेड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द पेशेंट बट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिमेन सेम। यानी कि आप कुछ चीज़ों को इसलिए अडेप्ट कर लोगे कि वो पेशेंट की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, बट जो उनके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे आप किसी चीज़ को कितना ही सिंपल बना दें कितना ही हार्ड बना दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।